सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए इस शहर की, सूरत बदलनी चाहिए इस शहर में रहने वाले लोगों की, सूरत बदलनी चाहिए इस शहर के कारोबार की, सूरत बदलनी चाहिए ये बच्चे जो मालेगांव शहर में स्कूल, महंगी स्कूल की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाते। मैं बहुत ज़्यादा तकरीर करने आप लोगों के सामने नहीं आई, मैं मेरी बातें रखने आपके पास आई हूँ। वो बातें जो मुझे लगता है कि शहर में तब्दीली होना ज़रूरी है। मालेगांव शहर 1999 के बाद से सियासत में खिदमत खल्क की बजाय ज़ाती फ़ायदा, रिश्वतखोरी, गुंडागर्दी, जात पात बिरादरी के नाम से बांटना, ये 1999 से मालेगांव शहर में होने लगा। वरना 1999 से पहले मालेगांव शहर में जात की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर कभी इलेक्शन नहीं होता था। मैं आप लोगों के पास ये बातें रखने आई हूँ कि अगर बिरादरी के नाम से आपके पास लोग वोट मांगने आते हैं तो उनसे ये सवाल करो, जब पुलिस या हुकूमत हमारे साथ जुल्म करती है, एक मिसाल देती हूँ मैं आपको 12 नवंबर की। 12 नवंबर में जब लोगों को फंसाया गया तो ये देख के नहीं फंसाया गया कि वो किस बिरादरी का है, ये देख के फंसाया गया कि वो अक़लियत का है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, वो इत्तेहाद जो हमको हमारी तरक्की की तरफ लेकर जाएगा। मैं हमेशा लोगों से बोलती हूँ कि मेरे वालिद कहा करते थे कि मुसलमानों का मजहबी तौर पे जमा होना, ताकत दिखाना ये ठीक है, लेकिन सियासी तौर पर अगर मुसलमान जमा होकर ताकत दिखाएगा, हम अक़लियत हैं, इसका फ़ायदा जो है वो अक्सरियत उठाएगी, लोग वो मुत्तहिद होंगे और अक़लियत वाले हार जाएंगे। इसलिए अगर अक़लियत को तरक्की चाहिए तो उसको दस्तूर की बात करनी चाहिए। मैं आप लोगों के सामने आई हूँ अपनी बातें रखने के लिए। मैं मालेगांव शहर के जो हालात देख रही हूँ, 1999 में हमने चैंपियन चोरों को हराने के लिए मालेगांव शहर से गुंडागर्दी खत्म हो, मालेगांव शहर का नदी के इस पार और उस पार जो इम्तियाज होता था काम करने में, उसको ख़त्म करने के लिए हमने मुफ्ती इस्माइल साहब का साथ दिया। चंद सवालात के साथ, चंद मैनिफेस्टो के साथ, लेकिन उस पर किसी तरह का काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ वो तो एक बात है, लेकिन काम करने की कोशिश भी नहीं की उन्होंने। इस वजह से मैंने मालेगांव शहर की आवाम को बुनियादी ज़रूरतों को समझते हुए उम्मीदवारी करने का फैसला किया। जितने उम्मीदवार यहाँ खड़े हुए हैं मेरे सामने, मैं वाहिद एक खातून हूँ, मैं सबसे कम उम्र हूँ जो मुकाबले में उम्मीदवार हैं, और सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता हूँ। मुझे सियासी शऊर मेरे बाप से मिला। मालेगांव शहर की आवाम, आज आप देखते होंगे कि इक़्तिदार में रहने वाला जो एमएलए है वो कोई काम नहीं करते, लेकिन जो लोग इलेक्शन हार गए हैं वो गुंडागर्दी, नशे का ऐसा जाल मालेगांव शहर में फैल गया है। अगर हजार खोली वाले ये सोचते होंगे कि ये नशे का जाल शहर के किनारे फैला हुआ है, मैं उससे महफूज रहूँगा, तो ऐसा नहीं है। पूरा शहर इस जाल में फंस गया है। अगर तुम शहर के बाहर जाओगे, शहर के किनारे जाओगे, जो दरेगाहों से हाईवे की तरफ जाते हैं जो लोग, उनके साथ हमेशा लूट मार का वाकया पेश आता है। रात को अगर औरतें घर के बाहर जाती है तो उनके साथ क्या होगा। अगर किनारे की तरफ नशे का जाल फैला हुआ है तो शहर की कोई भी बस्ती, चाहे वो कच्ची हो, चाहे वो पक्की हो, चाहे तालीम याफ्ता लोग हों, चाहे जाहिल लोग हो, इस
मुसीबत से कोई नहीं बच सकता। इसलिए आज वक्त है कि ऐसे लोग जो गुनहगारी को फरोग देते हैं उनको खत्म करने का वक्त आया है। मैं कल रौनकाबाद में घूम रही थी, वहाँ औरतों की सबसे ज़्यादा मुश्किल ये थी कि वहाँ की औरतें ये बोलती थी कि हमको रात में घर के बाहर निकलने के लिए डर लगता है। अल्लाह ना करे ये हालात शहर के हर इलाके के हो जाए, लेकिन अगर तुमने नशे के सौदागर लोगों को, गुंडागर्दी करने वालों को रोका नहीं तो किसी का घर इस चीज से महफूज नहीं रहेगा। मालेगांव शहर में सिर्फ मालेगांव नहीं, हमको हमारी कौम को बचाने के लिए इस चीज को खत्म करना है। और मैं ये जानती हूँ कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं वो सब जानते हैं कि मालेगांव शहर में गुंडागर्दी, नशे का कारोबार और इसको फरोग देने वाला या ये नशों के कारोबार करने वालों को बढ़ावा देने वाले लोग कौन हैं, सब जानते हैं। यहाँ भले ही कोई आवाज से जवाब ना दे, लेकिन सबको दिल में मालूम। आज अगर तुम घर में महफूज हो, ये वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन घर के बाहर जाएगी तो वो हिफाजत से वापस आए, इज्जत से वापस आए। ये जिम्मेदारी आज तुम्हारे कंधों पे है। तुमको गलत काम करने वालों को सजा देना है। दूसरा कि जो मालेगांव शहर के एमएलए आज थे, आज हैं, उन्होंने न गुंडागर्दी के खिलाफ कोई ताकत से मुकाबला कर पाए, ना उन्होंने नशे का कारोबार करने वालों को रोक पाया। वो सिर्फ बातें करते हैं, उनकी नीयत नहीं है काम करने की। मैं ये सारे गुंडागर्दी के माहौल में भी आज निहाल साहब की गैर मौजूदगी में, बुलंद इकबाल की गैर मौजूदगी में आप लोगों के सामने हिम्मत करके इलेक्शन लड़ रही हूँ। मैं जिस इलाके में रहती हूँ, मेरा बचपन, मेरी जवानी यही बस्तियों में गुजरी, सब मुझे जानते हैं। लेकिन आज मैं जहाँ रहती हूँ वहीं मेरे घर के सामने रिजवान सर रहते हैं जिनके घर पर गोलीबार हुई थी, और वहीं हम लोग रहते हैं जहाँ इलाका इतना सूना है कि एक कोने से कोई आदमी पैदल जाए तो दूसरा गली खत्म होने तक उसकी आवाज़ हमको आती है। लेकिन तब भी हम हिम्मत से रह रहे हैं, इसलिए कि हमको मालूम है जो जितना जालिम होता है वो उतना बुज़दिल होता है। वो कभी वैसे शख्स पर हमला नहीं करेगा जो पलट कर उस पर वार करे, और हमारे पास वार है कानून की। मैं मालेगांव शहर की आवाम से दरख्वास्त करती हूँ, अगर मैं औरत होकर, अकेली होकर इतनी हिम्मत कर रही हूँ आप लोगों के भरोसे, वो माँ बहनों के भरोसे जो घरों में बैठकर मेरी बातें सुन रही हैं, तो आप लोगों ने ये मान लेना चाहिए कि 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब का और 15 साल शेख रशीद के खानदान का इन्होंने मालेगांव शहर को क्या दिया और हमसे क्या क्या छीना। आज जो स्कूलें प्राइमरी म्यूनिसिपल स्कूल हैं वो आज खंडर बन गई है। मैंने कल ही कहा ये खंडर का 2 काम करते हैं। एक, प्राइमरी जगह जो कारपोरेशन की जगह है वो स्कूल को धीरे 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 तोड़ के खंडर कर देते हैं, और वहाँ पे या तो दुकानें बनाकर भाड़ा खाते हैं या तो नशे और जुए का अड्डा बना देते हैं। आप अपने इतराफ में देखो कि कहीं ऐसी चीजें हो रही है क्या, उसको खत्म करो, वरना तुम्हारे घर की बेटियों की, बहनों की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। मैं जानती हूं कि हजार खोली वाले मालेगांव शहर के दूसरे तरफ के लोगों को से ज्यादा जानते हैं कि किसकी क्या हैसियत है, किसकी क्या बुनियाद है। मैं मालेगांव शहर में बेहतर तालीम, जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि इतना खस्ता निज़ाम हो गया है और माँ बाप की हैसियत नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में उनको डाले, तो इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो मालेगांव शहर की प्राइमरी म्यूनिसिपल स्कूल का निज़ाम हम वैसा बनाएंगे जैसा भिवंडी में रईस शेख ने बनाया। 21 स्कूलों को उन्होंने असर-ए-नौ तामीर किया और इतनी बेहतर तालीम वो वहाँ पर दे रहे हैं जितनी प्राइवेट स्कूलों में मिलती हैं। तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आपने अगर अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी साथी को इस मर्तबा नुमाइंदगी
नौकरी करने का मौका दिया तो मैं मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूलों का निज़ाम जो पहली से लेके 7वीं तक है उसको पहली से लेके 10वीं तक कर दूंगी और इतना बेहतर इंतजाम करूंगी कि गरीब का बच्चा भी सिर्फ फीस और डोनेशन के चक्कर में जो स्कूल नहीं जा पाता वो प्राइमरी स्कूल में अच्छी तालीम हासिल कर पाए। और जो मालेगांव शहर का कारोबार है, हमारी बैकबोन, हमारी सनत पावर लूम, उसके लिए उसमें मुझे जो बातें समझ में आती है कि हमारे सूद के दाम जो बार बार नीचे ऊपर होते हैं उसकी वजह से हमारी लागत ज़्यादा और हमारा बेचते हैं जो हमें वो कीमत कम आती है। अगर हुकूमत से हम ऐसी पॉलिसी बना ले कि जहां सूद के दाम मुस्तहकम रहे कुछ दिनों तक तो इंशाअल्लाह जहां हमारा नुकसान हो रहा है वहां हम फायदे में हमारे कपड़े बेचेंगे। इसके लिए मैं कोशिश करूंगी। दूसरा, पावर की मुसीबत, जो पावर की मुसीबत हम लोगों के साथ है, पावर की मुसीबत हमको ये भी नहीं मालूम है कि जो पावर का मीटर हमारे यहाँ बदल के लगा रहे हैं वो सही रीडिंग देता है कि नहीं। और हजार खोली वालों, तुमको तो ये भी मालूम है कि पावर कंपनी में किस सियासी लीडर के चमचे नौकरी कर रहे हैं जो लोगों के घरों पे, दुकानों में, कारखानों में रेड डालते हैं और उसके बाद वो लीडर आता है तोड़ी करने के लिए और समझौता करवाता है। ये भी हजार खोली वालों को मालूम। तो पावर के जो दाम है वो इतने ज्यादा हैं कि हमको ये भी नहीं मालूम कि हम जो घर में पावर यूज कर रहे हैं उतनी ही पावर बिल सही आ रहा है कि नहीं। तो पावर मीटर का चेकिंग एक लैब के जरिए होकर ही हमारे घर में लगे। और जो अखिलेश यादव साहब ने कहा था कि यूपी में पावर कारखानेदारों के लिए, बुनकरों के लिए पावर बिल जो था वो फिक्स बिल था। एक लूम पर 65 रुपया पर डे, चाहे वो 2 घंटा लूम चले चाहे 24 घंटा लूम चले, 65 रुपया पर डे। वो सिस्टम हम लोग लड़ाई करके, ये कानून कोई हिंदुस्तान के बाहर का नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है कि हम लेकर आ रहे हैं कहीं विदेश से, ये हिंदुस्तान का ही कानून है जो बुनकरों की फलाह के लिए कोशिश करने का काम हम करेंगे। और जो लोग कारखानेदारी और ये सब से हट के नौजवान रोजगार हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए स्किल इंडिया, मेकिंग इंडिया, ऐसे कई कानून पॉलिसियां हुकूमत की है जिसकी बिना पर लोग अपनी स्किल के हिसाब से रोजगार हासिल कर सकते हैं। खास तौर पे वो माएँ बहनें जो घरों में बैठी हैं और रोजगार हासिल करना चाहती हैं, उनके लिए घरों में रोजगार देके अपनी मेहनत के हिसाब से जितनी मेहनत करें उतना पैसा मिले ताकि वो अपने बच्चों की बेहतर कफालत कर पाए। ये कोशिश मैं आपके साथ करूंगी। मालेगांव शहर में जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ खतरे में है, जो 12 नवंबर का वाक़या हुआ, एक मामूली से वाक़ये को ऐसा तूल दिया गया, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले शेख आसिफ साहब ने और बाद में शेख रशीद साहब ने और उनके बाद मुफ्ती साहब ने ली और ये बताने की आज दोनों कोशिश कर रहे हैं कि हम 12 नवंबर में बचाने वाले थे। अरे तुम इतने सच्चे थे, 12 नवंबर में तुम्हारी नीयत अच्छी थी तो तुम हर जगह फोटो खिंचाते हो, हर जगह मैयत में, रेती में, कहीं एक मामूली स्लैब गिरता है वहाँ पे फोटो खिंचाते हो, एक अगर किताब कॉपी किसी को दिए वहाँ फोटो खिंचाते हो, अरे कोई तंजीम किसी को रिलीफ देती है वहां फोटो खिंचाते हो। जब 12 नवंबर में हुजूर की शान में गुस्ताखी का मामला हो रहा था, उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए तंजीमें जमा थी, उस वक्त ये दोनों लीडरान क्यों नहीं आए? इनको पता था कि मालेगांव शहर में फसाद होने वाला है, क्यों ये लोग गैर हाजिर रहे? जिस पर पूरा शहर बंद हो गया उस प्रोग्राम में ये क्यों नहीं आए? ये सवाल आपको अपने आप से करना है मालेगांव शहर के लोगों। और जो लोग इसमें गिरफ्तार हुए उनसे बिरादरी समझ के नहीं जेल में गए, वो इसलिए जेल में गए कि वो हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। वो हर मजहब के लोग थे, हर बिरादरी के लोग थे।
लेकिन उसमें मुसलसल साजिश है। सिर्फ एक मुस्तकीम डिग्निटी सियासी आदमी था, बड़ा नाम, जो जेल में गया और गिरफ्तार होकर नहीं गए, अपने खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेल में जाकर सुपुर्द पुलिस स्टेशन में खुद को किया। ये तो वो हैं कि लोगों पे हमला करवा देते हैं और ये समझते हैं कि हम बहुत बड़ी दादागिरी करेंगे, लेकिन जब पुलिस FIR और जांच का डर आता है तो वो बीजेपी के दलाल अजीत पवार के कदमों में गिर जाते हैं। ये है इनकी बहादुरी। हजार कोहली वालों, अगर कोई तुमको डराने की कोशिश करता होगा तो सबसे बड़ी मिसाल तुम्हारे सामने शान हिंद है, जो बिना वालिद की मौजूदगी के, बिना भाई के मौजूदगी की, जिसका शौहर जेल में रहा, उसके बाद भी अपनी 2 बच्चियों को पालते हुए, संभालते हुए मैंने सड़कों में यह साजिश करने वालों के खिलाफ एहतजाज किया। अगर ये बहुत बड़े गुंडे थे, बहुत ताकतवर थे, तो मुझको धक्का नहीं लगा पाए। इनकी औकात यही है, इनकी ताकत नहीं है उस पर हाथ लगाने की जो इनका बाप हो। ये उनको डराने की कोशिश करते हैं जो इनसे डरते हैं। और शरीफ आदमी ये सोचता है क्या इनके मुंह लगना, तो ये समझते हैं हम बहुत बड़े गुंडे। ये गुंडे नहीं, ये बुज़दिल है। वो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, वो लोग RSS के गुलाम जो NRC की मुसीबत हमारे सर पर लाते हैं, वो लोग जो तरमीमी बिल, वक्फ तरमीमी बिल पास करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की गुलामी करने वाले लोग, ये आवाम के, मालेगांव शहर की आवाम के नहीं, ये पूरी कौम के गुनहगार है। यही मुफ्ती इस्माइल साहब, इन्होंने इकरार किया कि मैं शिंदे हुकूमत के साथ रहा। शिंदे हुकूमत वो थी जिसने हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना से निकल के बीजेपी के साथ रहे, और ये हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले महाराज के बाजू में बैठ के फोटो खिंचाता है। और इस शहर का आलिम ये बोलता है, MLA ये बोलता है कि मैं 2.5 साल इनके साथ रहा। तो बोलो, ऐसे गुस्ताख रसूल के साथी के साथ हमको रहना चाहिए क्या? मैं किसी से जवाब नहीं चाहती, मैं तुम्हारे दिलों से जवाब चाहती हूँ। खुद अपने दिल में सोचो कि ये लोग जो बीजेपी की B टीम है, इन लोगों को वोट देना मतलब राज्यसभा में बीजेपी के लोगों को पहुंचाना। वो लोग जो हमारे अक़लियत के खिलाफ बनाए गए कानून के लिए हमारे खिलाफ वोट देते हैं। और ये सिर्फ मालेगांव शहर का नुकसान नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की माइनॉरिटी का नुकसान है। मैं आप लोगों के सामने आवामी अदालत में ये लोग जब आए तो इनसे आप पूछो कि 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब आपने मालेगांव शहर में राज किया, जो 15 साल जिनके वालिद और वो राज कर लिए, सिर्फ इतना ही नहीं, कारपोरेशन में भी 5 साल राज किए मियाँ बीवी ने। इसके बावजूद मालेगांव शहर के हालात आप ये देखो, ये सड़कें, मालेगांव शहर में कब्रिस्तान वाली रोड की पोजीशन ये है कि मैयत लाने वाले लोग डरते हैं कि संभाल के लेके जाओ कहीं जनाजा ना गिर जाए। ऐसी मुसीबत मालेगांव शहर में आई। और शर्म की बात है कि यहाँ का MLA और मेयर दोनों मुसलमान होते हुए आज मरने के बाद भी जनाजा भी हिफाजत से पहुंचेगा कि नहीं, ये नौबत मालेगांव शहर पर आ गई है। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि आपकी सेहत के लिए जो हॉस्पिटल मालेगांव शहर का मुफ्ती इस्माइल साहब की नाअहली और सौदेबाजी में उस तरफ चला गया, उसकी बेहतर नएमुल बदल लाने की कोशिश करूंगी। और ये कोशिश करूंगी कि मालेगांव शहर की कोई हामला औरत ऑपरेशन के लिए धूलिया जाने की नौबत ना आए। मैं ये कोशिश करूंगी कि मालेगांव शहर में ऐसा सरकारी हॉस्पिटल बन जाए जहां गरीब मर्द, औरत, बच्चे अपना इलाज आसानी से कर ले, लोगों को, महल्ले वालों को चंदा जमा करने ना जाना पड़े। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अगर मेरी बातें आप लोगों की समझ में आती हैं, अपने दिल से आप सवाल करो कि ये 10 साल में मुफ्ती इस्माइल ने शहर को क्या दिया, और अपने आप से सवाल करो कि 15 साल में शेख रशीद के खानदान ने
शेख आसिफ के खानदान ने हमको क्या दिया, तुम्हारा दिल, तुम्हारा ज़मीर तुमको जवाब देगा। मैं इस उम्मीद से आप लोगों के सामने खड़ी हूँ कि आप अच्छाई और बुराई के बीच में फैसला करेंगे। अच्छाई सिर्फ अच्छा अच्छा बोल के कोई अच्छा नहीं होता। अच्छा वो होता है जो अच्छा काम करता हो। मैं अच्छा ऐसा कोई अच्छा नहीं होता। जो खुद को अच्छा बोलते हैं वो अगर तुम्हारे दरवाजे पे आते हैं तो उनसे पूछो कि तुमने तुम्हारा मजहबी चोला छोड़ के एक काम बताओ जिसकी वजह से तुम हमारी वोट के लायक हो। उनसे ये सवाल करो। जो लोग 15 साल मालेगांव शहर में सियासत किए, एमएलए रहे, जिनके वालिद वालदा मेयर रहे, उन्होंने मालेगांव शहर का साफ पानी जो हमको नेचुरल फ्लो से यानी नेचुरल ढलान से बहकर आता था, साफ पानी, उसके लिए पंपिंग के लिए गिरना डैम जैसा पावर खर्च नहीं होता था। हमारी नलपट्टी मुसलसल बढ़ रही है इसलिए कि हम गिरना डैम का पानी ज्यादा ले रहे हैं, डेड वाटर। इस सारी चीज का मालेगांव शहर की बर्बादी और अपने मेयर बनने की लालच में मालेगांव शहर का फंड जो 70% आवाम शहर का मशरकी हिस्सा, मालेगांव शहर का नदी के इस पार का हिस्सा जो टैक्स देता है, वो टैक्स का पूरा इस्तेमाल नदी के वो पार दादा भूसे ने किया और ये लोग खामोशी से उनके सामने झुके रहे, सिर्फ इसलिए कि वो लोगों को मेयर बनने की चाह थी। और मालेगांव शहर आज तक ये भुगत रहा है। हमारा हॉस्पिटल चला गया, हमारा फंड चला गया, हमारा पानी चला गया। और जब तक मालेगांव शहर की कारपोरेशन थी और हम लोग आवामी दबाव के जरिए इसको रोकते थे, तो गिरना हमने चनकापुर में जाकर, तलवार डैम पे जाके जो पानी की पाइपलाइन दाभाड़ी में थी, वो वही जनता दल वाले, आज समाजवादी के जो लोग हैं, वो लोग जाके पाइपलाइन निकाल लिया करते थे। लेकिन जब ये कारपोरेशन का टर्म खत्म हुआ और कलेक्टर के पास ये फैसला गया, तो उस मीटिंग में मुफ्ती इस्माइल गैर हाजिर रहे, वो भी दादा भूसे के मुर्गे बने रहे। आज मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कर रही हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत इसी गलियों से की है। अगर मैं पहली बार इतने बड़े इलेक्शन में लड़ रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जिनके सामने मैंने अपना बचपन गुजारा है, बुलंद इकबाल ने जिनके सामने अपना जिंदगी की शुरुआत और खात्मा किया है, वो लोग मेरा साथ दें। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आने वाली नस्लों के बेहतरी के लिए, आने वाले वक्त के लिए, हमारी कौम के लिए फिरका परस्तों का साथ देने वाले लोगों को इस शहर से ख़त्म करो। मैं खातून हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं औरतों की तकलीफ, उनके मसाइल सुन भी सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ। आप लोग मेरा साथ दें। मेरा निशान साइकिल है। मैं ये मानती हूँ कि आप लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मेरे साथ देने का फैसला करेंगे।